दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस या चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें जो एक भारतवर्ष का आम आदमी या कॉमन मैन ऑफ इंडिया बहुत ही इंटरेस्ट रखता है कि ये भारतवर्ष में पूरे विश्व में क्या उथल पुथल हो रही है, किस तरीके से जो हैं वो मिलिट्री बिल्डअप हो रहे हैं, इकोनॉमी में ट्रेड डील का क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो टैरिफ का अनाउंसमेंट करते हैं उसका इफेक्ट भारतवर्ष के ऊपर या अन्य देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हर एक देश के ऊपर जो एक डेट बढ़ रहा है, जो डेट उनकी जीडीपी या कंट्री के ऊपर बढ़ रहा है, उसका प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या है, और जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहे हैं उनका जियो पॉलिटिक्स में क्या प्रभाव पड़ेगा, और अभी जो जियो पॉलिटिक्स में जो एमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी विश्व में कम से कम 30 हॉट स्पॉट्स हैं, तो वो हॉट स्पॉट्स क्यों हैं, किसका इंटरवेंशन है, उसमें यूएसए का रोल क्या है, प्रेसिडेंट ट्रंप के डिक्लेरेशंस का रोल क्या है, और फिर इन जियो पॉलिटिक्स के बाद में हमें देखना है कि भारतवर्ष का कहाँ पे स्थान है, भारतवर्ष ने कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके जियो पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा है, और इन सब के बाद में हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत ही एक रैपिड पेस पे बढ़ती जा रही हैं, और जो सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटीज को ही नहीं बढ़ा रही हैं बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और हर एक देश की इकोनॉमी में वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही हैं, क्योंकि ये सेंचुरी सिर्फ आईटी की ही नहीं, या एक तरीके से एआई ड्रिवन की ही नहीं, बल्कि क्वांटम टेक्नोलॉजी भी इट इज़ ऑन द एनुअल, जो बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस लेके आएगी। इसी तरीके से क्लीन एनर्जी के जो सॉल्यूशंस हैं वो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेंगे। तो आज इन सभी मुद्दों पे चर्चा करते हुए मैं पहला अपना जो सब्जेक्ट, जो अपना टॉपिक या सब टॉपिक मेरे आज के लेक्चर का, वो जियो पॉलिटिक्स। देखिए, आपने देखा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज हुआ, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट आउटकम था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिस तरीके से यूएसए एक तरीके से एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के रूप में और एक मिलिट्री पावर के रूप में उभरा है, वो एक बहुत ही अभूतपूर्व एक तरीके से उनकी प्रोग्रेस है। और आज निसंदेह यूएसए एक सबसे शक्तिशाली मिलिट्री स्ट्रेंथ में ही नहीं, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी जो है वो करीब 29 यूएस डॉलर्स 29 ट्रिलियन के आसपास सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में चाइना जो है वो यूएस डॉलर्स 18 ट्रिलियन पे है, और तीसरे नंबर पे जर्मनी है जो यूएस डॉलर्स 4.4 ट्रिलियन, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भारतवर्ष है। तो इसके बाद में आपने देखा हो कि यूएसए ने अपनी यूएस के जो डॉलर है उसकी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए 1973 के बाद में जो स्विफ्ट सिस्टम आया, उस पे इकोनॉमी पे पूरे वर्ल्ड पे एक तरीके से राज किया, और अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को प्रिंट करते हुए यूएस में हमेशा ऐसी पावर रही कि वो सबसे एक विश्वसनीय करेंसी दे पाया पूरे विश्व को, और पूरे विश्व का ट्रेड जो है ना वो एक तरीके से यूएस डॉलर के माध्यम से ही हो रहा था, और ट्रेजरी बॉन्ड में सभी नेशंस ने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो ये एक इकोनॉमिक, लेकिन अब ओवर द इयर्स उसमें कुछ गिरावट आती जा रही हैं, जिसको मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, बट पहले मैं जियो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स के जो एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वो अभी देखिए कि प्रेसिडेंट के दूसरी बार जब प्रेसिडेंट वो बने यूएसए के, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक तो इजराइल और हमास का
किस तरीके से एक कन्फ्लिक्ट और जो वॉर हुआ, किस तरीके से हमास ने इसराइल के ऊपर, वो भी छुट्टियों में जब वो फेस्टिविटी को एक तरीके से एंजॉय कर रहे थे, कितना ब्रूटल जेनोसाइड वो इसराइल के लोगों का किया और किस तरीके से वो ब्रूटल अटैक किया, जो ह्यूमन राइट्स के विषय में ही नहीं लेकिन किसी भी तरह बहुत ही निंदनीय है। एंड इट वाज ए वेरी ड्रास्टिक और ब्रूटल अटैक, आई विल से, ऑन इसराइल। तो इसराइल के बाद में उनको जो है ना किस तरीके से हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के और उसमें और दूसरे ग्रुप भी या नेशंस का सपोर्ट भी हमास और हिजबुल्लाह को हुआ, लेकिन निश्चय ही वो एक हॉट स्पॉट अभी भी बना हुआ है, जबकि दोनों तरफ के सभी जितने प्रिजनर ऑफ वॉर हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं, चाहे वो अलाइव थे या डेड, उनकी बॉडीज को एक्सचेंज किया गया है। पर शायद अभी भी एक जो है, एक इजराइल बचा हुआ है, एक इजराइली जो बचा हुआ है जो हमास की कैप्टिविटी में है, तो उसको वापस ना करने की वजह से इसराइल अभी भी हमास के ऊपर कैरी आउट कर रहा है। लेकिन उससे पहले यदि आप देखें तो किस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो वॉर किया, अटैक किया, वो इसलिए किया कि यूएसएसआर को, मेरा मानना ये है कि उसको कंपेल किया गया। यूएसएसआर ने नेटो कंट्रीज को, यूएसए को ये वार्निंग काफ़ी देर से दी हुई थी कि किसी भी हालत में जो यूक्रेन को नेटो कंट्रीज में नहीं शामिल किया जाएगा, और मैं, रशिया नहीं चाहता कि नेटो कंट्रीज जो हैं वो उसकी बाउंड्री तक आए। तो ये एक बहुत बड़ा था, और यूक्रेन को जिस तरीके से ल्योर किया गया, यूक्रेन की जिस तरीके से प्रिपरेशन की गई, नेटो कंट्रीज ने उसको वेपन दे के, यूएसए ने उसको आर्म करके, तो फिर वहाँ पर एक ऐसा प्रेसिडेंट आया जो स्टैंड अप कॉमेडियन था, जिसको स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिक्स का मेरे ख्याल से बहुत कम ज्ञान था। उसको ये एहसास नहीं था कि यूएसएसआर और रशिया जो है वो किस तरीके से एक बहुत ही मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग नेशन है। तो एक तरीके से आई विल से, मेरा मानना ये है कि इस वॉर को रशिया के ऊपर जो है ना थोपा गया, और शायद ये यूएसए का एक स्टेप भी था जिससे यूएसएसआर को एंगेज किया जाए, उसकी पावर को कम किया जाए, और आर्थिक स्थिति से फिर यूएसए ने रशिया के ऊपर जो है ना वो एम्बार्गो भी लगाए, सैंक्शंस लगाए, और सैंक्शन ही नहीं लगाए, जो उनके एक तरीके से रिजर्व था ट्रेजरी बॉन्ड में नियर अबाउट 360 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, उसको भी एक तरीके से उन्होंने, व्हाट आई विल से, दे हैव टेकन ओवर, these funds are no more towards Russia, they will not be given. So they have been absorbed and they have been taken over. तो रशिया स्पेंडिंग इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, और इस तरह से रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाई, तो रशिया ने दिखा दिया कि ना तो उसकी इकोनॉमी ही डाउन गई है, और वो रिटेलिएट करता जा रहा है जब तक वो अपना, उसके एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो एक प्रांत को या दो प्रांत को जो रशियन स्पीकिंग है, रशियन ओरिजिन है, उनको वो लेकर ही उस पे ही बात मानेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की 2-3 दफ़े मुलाकात हो चुकी हैं, लेकिन रशिया किसी भी हालत में ना तो यूक्रेन को नेटो में का पार्ट बनने के लिए मानेगा, और जिस फिजिकल बाउंड्रीज पे वो यूक्रेन के उसने कब्जा कर लिया, ना वो ही उसको वापस करेगा। तो एक दिन जो शांति का रास्ता है, पीस का रास्ता है, तो कोई भी देश कराए, चाहे वो भारत कराए मीडिएशन करके, कोई और दूसरा देश कराए, या प्रेसिडेंट ट्रंप कराए, इन सबको देखना होगा कि रशिया अपनी शर्त बगैर मनवाए हुए इसमें शांति का कोई रास्ता मुझे नहीं निकलता आ रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट की दूसरी टर्म में यदि आप देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने यूएसए को एक पावरफुल नेशन की तरीके से उन्होंने पूरे विश्व में टैरिफ लगाया,
और किस तरीके से काफ़ी दिनों तक जो है ना वो टैरिफ को बढ़ाकर 50% इंडिया के खिलाफ किया गया। इंडिया को कंपेल करने की कोशिश की गई कि वो रशिया का ऑयल ना खरीदे, लेकिन इंडिया ने एक तरीके से हर एक स्टेटमेंट को काउंटर ना करके नरेंद्र मोदी जी ने जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई। भारतवर्ष में भारतवर्ष ने एक रेस्ट्रेन दिखाया और एक मैच्योर नेशन और एक मैच्योर डेमोक्रेसी के तहत और एक डिफाइंड जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी रखते हुए जिस तरीके से अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए और सैंक्शन से इफेक्ट ना होके, टैरिफ से ना इफेक्ट होके, इंडिया ने अपने व्यापार को जो है वो डाइवर्सिफाई किया। लेकिन यूएसए ने जिस तरीके से, आप देखा होगा कि इजराइल और यूएस ने ईरान में पहले स्ट्राइक करी और कोशिश करी कि वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाए। फिर जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प सेकेंड टर्म आए, जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को 2 घंटे के अंदर अपनी फोर्सेस को भेज के एंड डिफरेंट वेरियस काइनेटिक्स एंड वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ मॉडर्न वारफेयर किस तरीके से यूज़ करके उसको 2 घंटे के अंदर ही वहाँ से एक तरीके से कैप्चर लिया और उसको यूएस लेके चले गए हैं। और इसके बाद जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डिक्लेयर किया है कि वो ग्रीनलैंड को लेंगे। ग्रीनलैंड में क्यों हैं, क्या एसेट्स हैं ऑयल्स के, या मेन जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो सबसे रेयर अर्थ्स का जो भंडार है वहाँ पे, और एक तरीके से जो स्वीट वाटर, पोर्टेबल वाटर का विशाल भंडार है, या वहाँ पर जो है ना वो एक तरीके से -20 डिग्री सेंटीग्रेड और सेंचुरीज से जो है ना वहाँ पे आइस जमी हुई है। तो एक डेटा सेंटर, उसमें काफ़ी कूलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फ्यूचरिस्टिक डेटा सेंटर को, एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को भी वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसमें उनका विरोध जो है ना नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ही कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ सभी देशों के खिलाफ लगाया, तो उसमें एक थोड़ी सी हलचल मची और विश्व का जो व्यापार था उसके अंदर, जब रशिया के 340 यूएस डॉलर्स 340 बिलियंस को जिस तरीके से जब्त किया गया, उसको टेक ओवर किया गया यूएस द्वारा, तो लोगों को लगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है यूएस ट्रेजरी में, वो किसी भी टाइम पे यूएस से उनको ले सकता है। तो यूएस डॉलर में और यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड में विश्वास देशों का नीचे गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प एक तरफ तो अपनी पॉपुलेशन को एड्रेस करते हुए, जिन्होंने उनको वोट दी, और अभी जो मिड टर्म इलेक्शन आएंगे उसमें देखते हुए जो मैगा का उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका था, जो उनके जिन्होंने उनको वोट दिया, उनके एक तरीके से इंटरेस्ट को एड्रेस करते हुए कि मैं यहाँ पे जॉब करूँगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को चेंज करूँगा, इन सबको उन्होंने टैरिफ लगाया। और काफ़ी जगह ऐसे चीज़ें करी, जैसे सीरिया में उन्होंने एक टेररिस्ट को, जिसके ऊपर 30 मिलियन का जो है ना उसके ऊपर एक तरीके से इनाम था, उसको भी वहीं पर फिर सत्ता सौंपी गई। तो ये एक बहुत ही विचलित करने वाली बात थी। और यूएस ने जिस तरीके से पाकिस्तान में काफ़ी पहले जो है ना इमरान खान का रजीम चेंज कराया, श्रीलंका में जिस तरीके से हुआ, फिर प्रोफेसर यूनुस को किस तरीके से जो है ना यूएस से शिफ्ट करके बांग्लादेश में एक अपहेवल कराई, और जिस तरीके से इनस्टेबिलिटी वहाँ पे क्रिएट करी गई, और पाकिस्तान में जिस तरीके से यूएसए ने वहाँ के फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाकर जिस तरीके से अपनी प्रॉक्सी और क्रिप्टो करेंसी का किया, तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही आश्चर्यचकित रहने वाली थी। और इसमें एक ही मानना था कि यूएस से निसंदेह प्रेसिडेंट सभी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि यूएसए इज मिलिटरली द मोस्ट स्ट्रॉन्ग नेशन, इकोनॉमिकली दे आर शोइंग इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। सो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में एक तरीके से, आई विल से यूका वर्ल्ड में, यूका इज वल्नरेबल, अनसर्टेन,
most complex and full of ambiguities. A stand for ambiguities. तो इस यूका वर्ल्ड्स में और ज्यादा उसको वॉलेटाइल किया प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने। उनके जिस तरीके से स्टेटमेंट आए टेक ओवर करने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कनाडा को भी जो है वो अपने में बनाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने मैक्सिको को चेतावनी दी, तो इन सभी चीज़ों को देखना ये है कि क्या जब अमेरिका इस तरह की जो है ना एग्रेसिव पॉलिसी कर रहा है, तो क्या वो कल रोक पाएगा चाइना को? जब यदि चाइना एग्रेशन करता है किसी भी नेशन के खिलाफ, तो उसमें देखना है, या क्या वो कह पाएगा कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ योग क्यों किया है, रशिया जो है ना उस युद्ध को रोके। तो इन सभी का सोचना ये है कि जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी उथल पुथल हुए हैं, लेकिन फिर एक बार जो यूएस की पॉलिसी है उसको रिव्यू करके जिस तरीके से एक यू टर्न प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है, वो बहुत ही सेंसिबल एक तरीके से स्टेप है कि उन्होंने अपना टैरिफ घटा के जो एग्रीमेंट भारत के साथ किया है, तो ये मैं अलग से देखूंगा। लेकिन जियो पॉलिटिक्स के सारे चैलेंजेस ये थे कि जो तीन बड़ी पावर यदि आप देखें तो उसमें अमेरिका निसंदेह नंबर 1, दूसरे नंबर पे रशिया, क्योंकि रशिया की फाइटिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास में जो रिजर्व है और जो आर्मामेंट्स, एम्यूनेशन, वेपन प्लेटफॉर्म्स, मिसाइल्स, इन सब जो बनाने की क्षमता है, तो वो एक वॉर को एक सस्टेनेबल तरीके से लड़ सकते हैं। उनकी न्यूक्लियर प्रोपेल्ड जो और न्यूक्लियर वारहेड फिटेड जो उनकी स्ट्रेटेजिक SLBMs या ट्रायड की कैपेबिलिटीज़ हैं, या जो मिसाइल्स हैं उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनको देखते हुए ये बिल्कुल निसंदेह है कि अमेरिका कभी भी रशिया के इंटरेस्ट के ऊपर ओवरटेक नहीं कर पाएगा, और ना ही यदि नेटो कंट्रीज जो है ना वो यूक्रेन का साथ दें, ना वो ही रशिया के खिलाफ जीत पाएंगे। बट रशिया डेफिनेटली वो स्ट्राइक कर सकता है मिसाइल्स की, और उसने अपनी ऑर्सेनिक मिसाइल को छोड़कर जो है ना उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी उसने पूरे विश्व को दर्शा दिया है। रशिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स का अथाह भंडार है, तो उसको ना तो नेटो कंट्री छेड़ सकते और ना अमेरिका ताकत कर सकता। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है किस तरीके से रशिया को कंटेन किया जाए, या रशिया के साथ में जो है ना एक बैलेंस बना के चला जाए, क्योंकि उन्होंने कोई भी सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाई हो, लेकिन रशिया से वो यूरेनियम बराबर खरीदते रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि रशिया के ऊपर जब यूएस ने सैंक्शन लगाई, तो भारतवर्ष अपने पुराने दोस्त और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय दोस्त रशिया के साथ में खड़ा हुआ, और वहाँ का क्रूड खरीद कर वो भारतवर्ष में आ रहा था, और भारतवर्ष में एक रशिया के कोलैबोरेशन में बनी हुई हमारी रिफाइनरी न्यारा, और जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस की जामनगर में, इनमें उसको प्योरीफाई करके रिफाइन करके जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेटो कंट्रीज़ को भेजा गया, क्योंकि उनकी जो गैस की रिक्वायरमेंट, जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है स्पेशली विंटर में अपने को गर्म रखने के लिए, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था, नहीं तो तेल के भाव बढ़ जाते और वो सभी इकोनॉमीज पे बहुत ही ड्रेस्टिक इफेक्ट। दूसरी तरफ ये सभी को सर्वविदित है कि अमेरिका अपनी हेजेमनी एक तरीके से बनाने के लिए किस तरीके से वो चाइना को कंटेन करना चाहता है, लेकिन उसका जो एक गलत स्टेप था कि वो भारतवर्ष को भी जो है ना कंटेन करने की कोशिश करी, लेकिन भारतवर्ष की लीडरशिप ने एक मैच्योरिटी दिखाई अपनी, बहुत ही प्रैग्मेटिक, क्योंकि भारतवर्ष के पिछले 20 सालों में बहुत ही अच्छे संबंध एक नेचुरल अलाइज की तरीके से, टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज होने की वजह से, एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री होने की वजह से, हमारे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन, R&D और स्पेस के क्षेत्र में बहुत ही प्रगाढ़ रिलेशंस जो हैं वो हमारे यूएसए के साथ में है। काफ़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हम यूएस के साथ में
क्वेड में भारतवर्ष जो है ना वो यूएसए के साथ है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ में। ये दूसरी बात है कि यूएस के जो है एक तरीके से हेज मनी को खत्म करने के लिए जो है ना भारतवर्ष, ब्रिक्स एक संगठन आया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गति से और तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज जो है ना एक साथ आके वो एक ब्रिक्स जो है वो एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के उसमें उभरा है। तो ये सभी जो जियो पॉलिटिक्स चैलेंजेस है उसमें एक चीज का बहुत ही मैं निष्कर्ष पे आ जाता हूँ कि चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका, उन सभी को इस चीज का पूरा एहसास है कि भारतवर्ष एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह से उभरा है। भारतवर्ष में पिछले 12 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था को ही नहीं सुदृढ़ किया है, बल्कि उसके साथ साथ जिस तरीके से मिलिट्री स्ट्रेंथ को पिछले 12 सालों में डबल कर दिया है, फाइटिंग कैपेबिलिटीज को, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस कमांड अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजिक कमांड हो, उन सब की इंटीग्रेटेड वारफेयर और मिसाइल कैपेबिलिटीज में जिस तरीके से भारतवर्ष ने ऑप सिंदूर के दौरान एक तरीके से पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है, तो निसंदेह पूरे विश्व का जो है एक झुकाव, और एक झुकाव ही नहीं आर्थिक और मिलिट्रीली हुआ है, पर भारतवर्ष की कैपेबिलिटीज को सबने स्वीकारा है। भारतवर्ष की एक बहुत ही प्रैग्मेटिक वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के संदेश को जो G20 की प्रेसिडेंटशिप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को दिया, एक तरीके से अपने सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम वसुधैव कुटुंबकम को उन्होंने दोबारा कार्यान्वित करते हुए उसके पुनर्जीवन के लिए जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया है, तो निसंदेह भारतवर्ष उस तरफ बढ़ रहा है। तो एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स में चाहे कितने भी चैलेंज आए, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में भारतवर्ष का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। और यदि अमेरिका चाइना की एक्सपेंशनिस्ट ड्राइव को और उनकी जो मंशा है, जो उनकी इंटेंशन है, जो उनकी एम्बिशंस हैं, जो उनकी डिजायर्स हैं, यदि कोई इंडियन ओशन रीजन में कंटेन कर सकता है तो सिर्फ भारतवर्ष ही कर सकता है, ये पता है। दूसरी तरफ रशिया के साथ में भारतवर्ष की बहुत ही अच्छी मित्रता है, और उसमें चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी भी क्षेत्र में हो, स्पेशली डिफेंस के क्षेत्र में बहुत है, लेकिन भारतवर्ष ने अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई किया है, और डाइवर्सिफाई के साथ साथ सेल्फ रिलायंस में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारतवर्ष ने एक बहुत बड़ी छलांग जो है ना, और कैपेबिलिटीज में टेक्नोलॉजी, काइनेटिक और प्रिसीजन स्ट्राइक्स, स्पेस बेस्ड एंड स्ट्रेटेजिक कमांड में बहुत ही बड़ी छलांग जो है ना अपनी कैपेबिलिटीज में लगाई है। तो ये एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स के जो चैलेंजेस हैं उनकी मैंने एनालिसिस आपको दी है। अब इसके बाद में आप देखिए ट्रेड डील्स। मैं तो कहूँगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारतवर्ष के खिलाफ जो एक तरीके से टैरिफ लगाया था 50%, जिस तरीके से उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ भी, नेटो कंट्रीज के खिलाफ भी उन्होंने लगाया और देशों के लगाया, तो यूरोपियन यूनियन EU की जो डील भारतवर्ष के साथ पिछले 2 डिकेड से पेंडिंग थी, उन्होंने एक तरीके से स्वीकारा कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला में एक्शन लिया, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने USSR का $340 बिलियन को, उनकी रिजर्व को, और उनका जो इन्वेस्टमेंट था ट्रेजरी बॉन्ड में, उसको जिस तरीके से जब्त किया, तो ये इन चीज़ों को देखकर वो आश्चर्यचकित हुए। उनका विश्वास डॉलर के ऊपर और अमेरिका के ऊपर निसंदेह नीचे गिरा है। तो यूरोपियन यूनियन ने बहुत ही जल्दी जो है ना वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
एक बहुत ही ऐतिहासिक डील, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स जो है, वो यूरोप यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उसको कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे पहले है ना भारतवर्ष पहले ही वो यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, न्यूजीलैंड के साथ में और एक दो कंट्रीज के साथ में ट्रेड डील कर चुका था। और उसके साथ साथ जो है ना वो और कंट्रीज भी जो है ना वो अपना दिखा रहे थे कि जिस तरीके से कनाडा यहाँ पे आके डील करना चाहता है, अपना यूरेनियम की सेल को भी बढ़ाना चाहता है और एनर्जी के क्षेत्र में भी जो है कनाडा का इंटरेस्ट है काफ़ी। तो इन क्षेत्रों में भी भारतवर्ष आगे बढ़ रहा था। तो इसी बीच में मदर ऑफ ऑल डील्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरीके से अपनी जो जियो पॉलिटिक्स थी उसमें करेक्शन किया और उन्होंने टैरिफ की अपनी पॉलिसी में उनके ऊपर शायद उनके जो जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं यूएस की, या वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है जो उनका रोल है, या वहाँ का जो कॉमन मैन जो भारतवर्ष के ऊपर टैरिफ बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है यूएसए के साथ में और काफ़ी चीज़ें 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है ना वो एक्सपोर्ट यूएसए को करता है इंडिया, और 40 के आसपास 40 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो इंपोर्ट करता है इंडिया। तो वहाँ के लोग जो है ना वो सफ़र कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फाइनली जो फादर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है वो किया और टैरिफ को इंडिया के खिलाफ घटाकर 18% किया। काफ़ी चीज़ें तो ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं यूएसए के लिए, वहाँ की जनता के लिए, जिनको जीरो टैरिफ पे लाया गया है। और इसी तरीके से एक रेसिप्रोकल जो ऑफर है वो इंडिया ने भी दिया है कि इंडिया ने अपने जो सामान जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको जीरो टैरिफ पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है ना ट्रेड डील में आया है और उसका सेंटर जो है वो जो उभर के आया है कि पूरा विश्व आज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है भारतवर्ष में। अब मैं आपको चर्चा के एक दूसरी तरफ ले जाऊंगा कि ये विश्वास क्यों जागा है। ये विश्वास निश्चित ही जो एक मोड़ भारतवर्ष की जियोपॉलिटिक्स में, भारतवर्ष को जिस तरीके से पिछले 12 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग रिफॉर्म्स और आई विल से अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स और एक तरीके से जो गवर्नेंस मॉडल भारतवर्ष को दिया है, उसमें भारतवर्ष इन 12 सालों में 2014 में जहाँ पे वो स्टैंड करता था द 5 मोस्ट फ्रजाइल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड से उठकर आज भारतवर्ष जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। फास्टेस्ट ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमी विश्व में निसंदेह है और जल्दी ही मेरा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में डेफिनेटली 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारतवर्ष बन जाएगा। तो एक तरीके से जो भारतवर्ष ने अनप्रेसिडेंटेड एक तरीके से प्रोग्रेस करी है, जिस तरीके से यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को वो बिल्कुल कंट्रोल किया गया है। एक्सटर्नल डेट दूसरे कंट्रीज के सामने यदि भारतवर्ष को देखे वो सबसे कम है, इट इज़ ओनली 55% ऑफ जीडीपी। और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज़ जस्ट 4.3%। जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो सिर्फ 19% ऑफ टोटल डेट है, जिसको सर्विस करने के लिए हमारे पास में जो फॉरेन रिजर्व है वो करीब करीब $725 बिलियंस है। तो सारी हमारी इकोनॉमी के पैरामीटर्स, माइक्रो मैक्रो पैरामीटर्स, इन्फ्लेशन जो है ना वो ऑल टाइम लो है थ्रू आउट द ईयर्स। और जिस तरीके से भारतवर्ष की जो ग्रोथ है, भारतवर्ष सिर्फ अकेला एक देश है जो 7% प्लस और 8% तक वो अपनी ग्रोथ को रख पाया है, जीडीपी ग्रोथ को, नॉमिनल ग्रोथ को। और उम्मीद है कि भारतवर्ष की अब जो ग्रोथ है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ में वो डबल डिजिट में भी जा सकती है। तो सभी देशों का यहाँ पर एक तरीके से विश्वास बढ़ा है, उन्हें इन्वेस्टमेंट की गारंटी है।
बड़ी बड़ी कंपनी हो, ब्लैक स्टोन हो, ब्लैक रॉक हो, या जितनी भी टेक कंपनीज हैं, गूगल है, अमेजोन है, अल्फाबेट है, एनवीडिया है, सभी जो है ना यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही है। माइक्रोसॉफ्ट हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन ने तो तीनों कंपनीज ने करीब करीब US$ 75 to 80 बिलियन US$ का यहाँ पे डेटा सेंटर्स, कैपेसिटी सेंटर्स, 2000 के करीब ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को जो है ना एक ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है, तो भारतवर्ष ने ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है और विश्वास पैदा किया है कि उन सभी डेटा सेंटर को एक तरीके से ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी से उनको जो है ना सपोर्ट किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी छलांग भारतवर्ष ने लगाई है। दूसरी तरफ जो है वो जियो पॉलिटिक्स में जो भारतवर्ष ने अपनी एक विश्वसनीयता, जो रिलायबिलिटी, एक तरीके से जो मैच्योरिटी दिखाई है, उसमें आज चाइना ने भी ये माना है कि वो बाउंड्री पे चैलेंजेस ना दे के इंडिया को भारतवर्ष के साथ जो है ना वो ट्रेड को बढ़ाए। अभी अभी स्टेटमेंट दिया है कि वो भारतवर्ष के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो भारतवर्ष ने क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो है कि यूएसए ने लॉन्च किया है, उसका भी भारतवर्ष मेंबर हो गया है। और भारतवर्ष ने अपने अंदर भी जो है ना क्रिटिकल मिनरल्स का भी हमारे पास में, वी आर अमंग द फर्स्ट 5 नेशन इन द वर्ल्ड जिनके पास में क्रिटिकल मिनरल्स हैं डिपॉजिट। अब उनकी जो है ना माइनिंग करने के लिए एक एक्सप्लिसिट पॉलिसी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने भारत में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। इनोवेशन के क्षेत्र में भी अपनी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज भारतवर्ष एक ब्राइट स्पॉट है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमी है, और निस्संदेह सबसे फास्ट जो है ना एक तरीके से ग्रो किया है पिछले 12 सालों में। और यहाँ पर एक तरीके से इकोसिस्टम है स्किलिंग का, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सिर्फ अभी नहीं, अगले 2-3 डिकेड तक वो निसंदेह हमारे साथ रहेगा। हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से बढ़कर 1.55 बिलियन, और सबसे ज़्यादा स्किलिंग हैंड, सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्किलिंग हैंड है। हमने जो है ना यूपीआई के द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या आईटी के क्षेत्र में ही नहीं, जिस तरीके से यहाँ पे एडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने सेल्फ रिलायंस दिखाई है, अपने वेपन्स को बनाना शुरू किया है, और जिस तरीके से अपने एक्सपोर्ट को, डिफेंस एक्सपोर्ट को हमने बढ़ाया है इन 12 सालों में, तो आप देखेंगे कि भारतवर्ष ने एक बहुत ही बड़ी लीप फ्रॉगिंग करते हुए जो है ना एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाई है। और अब भारत पोइज्ड है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है समृद्ध काल में, जो 2022 से शुरू हुआ कि भारतवर्ष एक विकसित देश बनेगा 2047 तक, और उसकी तरफ जो है ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उन्होंने एक तरीके से लीड कर दी है। उसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे अब हमें एक मल्टी स्टोरी स्काइप जो एक तरीके से बिल्डिंग को खड़ा करना है, वो निसंदेह हम करेंगे। क्योंकि हर एक क्षेत्र में, चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में PLI स्कीम हो, R&D के क्षेत्र में डेडिकेटेड फंड जो है ना 1 लाख करोड़ करीब करीब जो है ना वो $12 बिलियंस को उसमें रखा गया है, जिसमें प्राइवेट R&D का पार्टिसिपेशन हो। डिफेंस के क्षेत्र में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का हो, SSBN SSN का हो, या AIP के लिए जो हमने जर्मनी के साथ में कोलैबोरेशन किया है 6 सबमरीन MDL पे बनाने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के द्वारा, या जो हमने 6 सबमरीन फ्रांस के कोलैबोरेशन में बनाई है, या जिस तरीके से जो राफेल को एक्विजिशन करने के लिए उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमने किया है, जिस तरीके के मिलिट्री के प्रोजेक्ट, चाहे अपाचे चुनेव या और ग्लोबमास्टर और दूसरी तरह के जो हमने ड्रोन्स जो है ना USA से लिए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये है कि आज भारतवर्ष में एक आर्थिक पावर है। आर्थिक पावर के साथ साथ में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, और वो स्टेबल गवर्नमेंट जो है ना 3 बार से मेजोरिटी से चुनकर जो है ना वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है। और निसंदेह 2029 में भी
मोदी 4.0 के दौरान जो है ना, जो ये पुश है, इसको डबल गति से अब स्केल और उससे जो है ना एक तरीके से कंपाउंडिंग इफेक्ट भारतवर्ष की इकोनॉमी में आने लगा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, दूसरा यदि आप देखें, एक एनालिसिस और मैं देता हूं कि पूरे विश्व में डेट जो है वो बढ़ रहा है। यदि आप देखें कि हमारी पूरे विश्व की जो जीडीपी है वो करीब करीब 105 से 110 यूएस डॉलर्स, 105 टू 110 ट्रिलियन है, लेकिन उसका पर जो डेट है वो करीब करीब जो है ना वो 275 यूएस डॉलर्स, 275 टू 300 ट्रिलियन का एक तरीके से डेट है। यदि आप यूएस को ही देखें, यूएस की इकोनॉमी जो है वो करीब 29 यूएस डॉलर्स 29 ट्रिलियन है, लेकिन उनके ऊपर जो डेट है दैट इज नियर अबाउट यूएस डॉलर्स 38 ट्रिलियन। इसी तरीके से आप जापान के ऊपर देखें और कंट्रीज के ऊपर देखें तो सभी के ऊपर जीडीपी से काफ़ी ज़्यादा है। यदि भारतवर्ष को आप देखें तो भारतवर्ष का चाइना के ऊपर भी इसी तरीके से 150 से 160% है। तो यदि आप देखेंगे कि भारतवर्ष का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो सिर्फ 55% है। तो एक हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो डेट को रेज करने के लिए अभी, क्योंकि एक कॉमन जो बना हुआ है डेट टू जीडीपी रेशियो पूरे विश्व का, वो एवरेज जो है वो करीब 100% के आसपास है और हम जो हैं वो 55% पे हैं और फिस्कल डेफिसिट हमारा कंट्रोल्ड है। तो अभी हम अपने एक्सपेंशन के लिए जो है ना काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, भारतवर्ष की जो इंडस्ट्री के लिए है वो गवर्नमेंट ने सभी स्टेप्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आरकेआई लॉज का रिमूवल और जिस तरीके से जो एक बजट में अब प्रपोजल दिया है कि आईटी रिलेटेड, डेटा रिलेटेड, क्लाउड रिलेटेड, फ्यूचर टेक रिलेटेड, एआई, क्वांटम मिशन, इस तरीके के जीसीसी डेटा सेंटर को सेटअप करने के लिए जो एक इनकम टैक्स में जो एक टैक्स रिलीफ, टैक्स हॉलीडे दिया है वो 1-2 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो 2047 तक दिया है। और ये जो टैक्स हॉलीडेज हैं सिर्फ फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है उनके लिए भी दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। सेमीकंडक्टर मिशन में भी जिस तरीके से हम जो हैं वो करीब करीब जो है ना 75,000 करोड़ यूएस डॉलर्स, करीब करीब 14 बिलियन यूएस डॉलर्स पहले, और अभी सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया 2.0 में फिर हमने करीब करीब जो है ना 5 यूएस डॉलर्स 5 बिलियन जो है ना फॉर ईयर मार्क किया है। इसी तरीके से आई मिशन ऑफ इंडिया, क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया, क्रिटिकल मिनरल मिशन ऑफ इंडिया, उसके लिए। दूसरा, शिपिंग में भारतवर्ष का जो है एक तरीके से हम लोग जो है ना करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपया क्रूड ऑयल के बाद में सबसे बड़ा जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो हम कर रहे हैं 6 लाख करोड़ जो है करीब। ये आप लीजिए नियर अबाउट 72 यूएस डॉलर 72 बिलियन हम खर्च कर रहे थे अपने मर्चेंट शिप को हायर करने के लिए, और अपने डोमेस्टिक उत्पाद का जो इंपोर्ट करते थे उसके लिए हम खर्च कर रहे थे। तो अब शिपिंग का अपना शेयर 0.6% से बढ़ाकर, जहाँ पर मोनोपोली एक तरीके चाइना, साउथ कोरिया और जापान की है, वहाँ पे भी हम शिपिंग कंस्ट्रक्शन को काफ़ी पुश कर रहे हैं, उसमें निवेश कर रहे हैं करीब करीब यूएस डॉलर 4 बिलियन का जो है, और काफ़ी ऑर्डर्स दिए गए हैं। और एक कंटेनर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक कंटेनर शिपिंग के लिए जो है ना एक कंपनी बनाई है। इंडियन फ्लैग्स के लिए एक्विजिशन ऑफ शिप्स हैं और बहुत ही फास्ट स्पीड पे अंडर पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है ना उनकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू। तो आप देखेंगे कि भारतवर्ष जो है ना वो सभी तरीके से, और भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से डोमेस्टिक ड्रिवन है। यहाँ पर 65% जो है वो भारतवर्ष की इकोनॉमी वो अपनी लोकल डिमांड और सप्लाई से चलती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अभूतपूर्व ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए, और भारतवर्ष ने इस स्थान को प्राप्त किया है पिछले 12 सालों में एक बहुत ही सुदृढ़ प्रगति करते हुए।
जहाँ पर उसने एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व लेवल पे ले गए हैं। स्टार्टअप का इकोसिस्टम सेकंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है पूरे उसमें। द रोड के क्षेत्र में जो है ना हम सेकंड नंबर पे हैं यूएसए के बाद में, शायद उसको भी क्रॉस कर जाएंगे। इसी तरीके से मेट्रो का जो एक्सपेंशन किया है, मेट्रो में भी हम सेकंड लार्जेस्ट नेशन है मेट्रो नेटवर्क में। इसी तरीके से रेलवे के और ट्रेन के उसमें भी हमने जो है ना एक जो छलांग ले गई है। तो भारतवर्ष में आज यदि आप एयरपोर्ट्स देखें, कनेक्टिविटी देखें, और जिस तरीके से हमने ग्लोबल सप्लाई चेन में जो लिंकेजेस किए, चाहे वो पोर्ट के माध्यम से हो, एयरपोर्ट के माध्यम से हो, और फिर पोर्ट से जो इंटरनल हिंडरलैंड के अंदर जो हमने एक तरीके से जल मार्ग बनाए हैं, या हमने जो है ना रोड कंस्ट्रक्शंस की हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो उनका जो लिंकेजेस बनाया उससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है सप्लाई चेन में, उसकी परसेंटेज भी काफ़ी डाउन हुई है और आगे होने वाली है। तो ये बिल्कुल निस्संदेह एक मानना है कि जहाँ पर पूरे विश्व के नेशंस का जो है ना डेट बढ़ रहा है और उनका जो है ना प्रगति करने की जो परसेंटेज है वो 1%, 2%, 3% है, तो वहाँ पर भारतवर्ष जो है वो 7.5% प्लस से जो है ना उसकी नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ हो रही है, और वो डॉलर टर्म में भी इसी तरीके से हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए निस्संदेह एक जो है एक तरीके से भारतवर्ष ने इकोनॉमिक क्षेत्र में, मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के क्षेत्र में, जिसका उसने प्रदर्शन अभी जो है ना ऑपसिंदूर के अंदर किया, और आगे भी जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज में है, आज हम अमंग फर्स्ट 3 टॉप नेशंस में जो हैं, हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना सकते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, SSNB और SSBN भी, हम जो है अंडर वाटर अनमेन्ड व्हीकल्स बना रहे हैं, UAVs बना रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम अपना गगनयान करने वाले हैं, और सी डेप्थ पे जो है ना हमें एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, किलर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो आप देखेंगे कि एक तरीके से सभी क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष ने इसके साथ साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने को एक सॉफ्ट पावर, एक तरीके से एक बहुत ही रेजिलिएंट इकोनॉमी और एक स्टेबल गवर्नेंस मॉडल इन जियोपॉलिटिक्स में दिया है। तो यहाँ पर विश्वास बढ़ा है। अभी आप देखेंगे कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील जो EU के साथ हुई है, फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील जो US के साथ में है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और UK के साथ हुई हैं, कनाडा यहाँ पर आ रही है, और काफ़ी नेशन, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ट्रेड डील जल्दी फाइनलाइज होने वाली है GCC के साथ। जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें 6 देश हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट देश हैं, तो उनके साथ भी हमारी ट्रेड डील। तो आप देखेंगे जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट भारतवर्ष में अब आने वाला है, जिस तरीके से जो हमारी कंपनीज हैं, हमारी प्राइवेट कंपनीज और जो PSUs हैं, वो एक कैश पाइल पर बैठे हैं, उनके पास में कैश रिजर्व जो है करीब वो 18 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ है। तो उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट इन्वेस्टमेंट का जो है, हमारी खुद की कंपनीज का वो करीब 200 लाख करोड़ है। तो उसमें मेरे ख्याल से अब जिस तरीके के इंसेंटिव और हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट ने की है, चाहे वो टैक्स हॉलीडेज में हो या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, या फाइटर प्लेन बनाने के लिए हो, या एरो इंजन बनाने के लिए हो, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले हों, उन सभी में, और ग्रीन एनर्जी में, और जिस तरीके से 500 गीगावाट का हमारा सोलार पावर एक्सपेंशन का जो हमारा प्रोग्राम है, और जिस तरीके से हमने अपने जो क्लाइमेट चेंज की तरफ अपने एक कार्बन क्रेडिट का और जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे टारगेट से 2030 तक, उनको 8 वर्षों से पहले ही 2022 में हमने लिया है, और जो आगे भी हम करने वाले थे उसको भी 2030 तक हम पहले ही उनको प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है उसको हम 2070 तक भी पूर्णतः हम उसको प्राप्त कर लेंगे। तो एक तरीके से बहुत ही डिसाइसिव रोल इंडिया का जो है ना आ गया है कि इंडिया जो है वो एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट देश, एक बहुत ही जिसपे ट्रस्ट वर्दी बायलैटरल रिलेशंस, मल्टी रिलेशंस और पूरे विश्व का जो है ना एक तरीके से विश्वास बढ़ता जा रहा है। एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज वेरी प्रैग्मेटिक, और जो हमारी टीम बैठी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इस ग्रोथ को डबल डिजिट ग्रोथ में लेके जाएगी। इसमें निसंदेह मेरा ये कहना है। और आज की जो एनालिसिस मैंने पूरी दी है, पूरे देश पूरे वर्ल्ड की जो है ना एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स की स्थिति से आपको अवगत कराया है, किस तरीके से ट्रेड डील हुई है, क्यों हुई है, वो भारतवर्ष के पक्ष में क्यों गई हैं, कितना डेट है और कंट्रीज के ऊपर, और भारतवर्ष में उस तरीके से कैसे सेफ है, भारतवर्ष की आर्थिक प्रगति किस तेजी से हुई है, कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं। आज हमारा शेयर मार्केट जो है ना वो $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया। हमारे शेयर मार्केट बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। इसी तरीके से कैपिटल मार्केट, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो $800 बिलियन को क्रॉस कर गया है। और मेरा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। यदि आप देखें कि हमारे पास में जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $725 है। ये रिजर्व भी जो है ना वो मेरा मानना है कि यदि FY 2027 में नहीं तो 2028 फाइनेंशियल ईयर 2028 में ये भी $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। और इसी तरीके से जो सेमीकंडक्टर मिशन में और एक तरीके से AI ड्रिवन जो इकोनॉमी भारतवर्ष में है, वो भी लोगों का कहना है 2030 तक, पर मेरा मानना है कि 2028-2029 फाइनेंशियल 2028 या फाइनेंशियल ईयर 2029 में ही AI ड्रिवन जो हमारी इकोनॉमी होगी, डाटा सेंटर और इन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड और सेमीकंडक्टर से, ये भी $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, चाहे वो ड्रोन के क्षेत्र में हो, डिफेंस के वेपन डेवलप करने के क्षेत्र में, डिफेंस की जो इंडिजिनस हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को जिस तरीके से हमने बढ़ाया है, जिस तरीके से डिफेंस के एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, जिस तरीके से हमारे डिफेंस वेपन्स की जो है ना रिलायबिलिटी एक तरीके से सिद्ध हुई है, और जिस तरीके से भारतवर्ष टेक्नोलॉजी का अडेप्शन कर रहा है, और वो सभी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो जिसमें भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ रहा है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, ग्रीन एनर्जी एडेप्शन हो, कार्बन कैप्चर हो, बायो फार्मा हो, बायो साइंसेज हो, वैक्सीन का क्षेत्र हो, वेपन प्लेटफॉर्म का क्षेत्र हो, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष में आज एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप है, एक एक्सीलेंट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। यदि हमें करना है तो अब एक यही करना है कि इस बजट में जिस तरीके से डिफेंस की आउटले को बढ़ाया गया है, स्पेशली कैपिटल आउटले को, और वो कैपिटल आउटले में भी 75-80% जो जिस तरीके से हमारे सेल्फ रिलायंट इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को और स्टार्टअप को जो हैंड होल्डिंग करी गई है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसी तरीके से कैपिटल स्पेंडिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, हम उसको और आगे छलांग लगाने के लिए, और पूरा सभी को विश्व स्तर पर सभी अपने टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को भी जो है ना स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट में, और जो हमारे विलेजेस हैं उनको भी किस तरीके से उसमें जो 5G का जो एक्सपेंशन हो चुका है, अब उनको किस तरीके से स्मार्ट विलेजेस की तरफ जो है ना एक स्मार्ट गवर्नेंस मॉडल, जो AI ड्रिवन एक गवर्नेंस मॉडल सभी क्षेत्रों में जो है एफिशिएंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी और एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से भारतवर्ष स्किलिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। स्किलिंग एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कुछ कमी जो है ना पहले आई है, कुछ स्कीम जो चली थी वो कैग ने ब्रॉट आउट करी है 2022-2023 तक या बाद तक भी वो स्कीम चली। लेकिन अभी हमें स्किलिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति करनी है, क्योंकि AI किस तरीके से यूज होनी चाहिए,
किस तरीके से एआई के क्षेत्र में जो है हम स्किल मैन पावर को, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम, ड्रोन के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के एंटायर इकोसिस्टम में, शिप कंस्ट्रक्शन के पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने में, ड्रोन के क्षेत्र में, युकाओ के क्षेत्र में, इंजन्स, एरो इंजन्स बनाने के लिए, मरीन इंजन्स बनाने के लिए, जहां पर हम थोड़े अभी पीछे हैं, उन सब चीज़ों में अब एक लीप फ्रॉग का जो है ना, हमारा जो है ना, बहुत तेज़ी से हम प्रगति करके, ना कि हम उसमें स्टार्ट करें, और वहाँ पर पूरा फाइनेंशियल के जो आउटले हैं वो भारतवर्ष में अब एपेटाइट है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट, और एक जो सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था है उसके द्वारा भी आज हमारे पास में ये कैपेबिलिटीज़ हैं। और पूरे विश्व ने जो विश्वास किया है जियो पॉलिटिक्स में, हमारी फॉरेन प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी के चलते हुए, यहाँ की लीडरशिप में, जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 30 देशों ने वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वोच्च उनका नागरिक अवार्ड, एक तरीके से सिविलियन अवार्ड जो हमारे प्रधानमंत्री जी को नवाजा है, दिया है, वो एक 140 करोड़ भारतीयों की बहुत बड़ी इज्जत है। जिस तरीके से भारतवर्ष से जो बाहर रह रहे हैं, हमारा इंडियन डायस्पोरा है, उसकी रेस्पेक्ट सभी कंट्रीज में जिस तरीके से आगे बढ़ी है, तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमें यहाँ पर अब निसंदेह आगे हमें यूसीसी जैसे कानून, और जो फॉरेन एसआईआर को हम चला रहे हैं, जितने भी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको जल्दी से बाहर निकाल कर, और कानूनी प्रक्रिया में और करप्शन के खिलाफ जो है ना लड़ाई मुहिम को और तेज करते हुए, कानून की प्रक्रिया को चेंज करते हुए, पुलिस रिफॉर्म्स को लाते हुए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एनफोर्स करते हुए, वन इलेक्शन वन नेशन की तरफ बढ़ते हुए, मुझे पूरा उम्मीद है कि भारतवर्ष आज तैयार है एक डिसाइसिव रोल प्ले करने के लिए, और आज पूरे विश्व का जो है ना भारतवर्ष के ऊपर एक तरीके से विश्वास जमा है। निसंदेह ही हमारे प्रधानमंत्री जी अमृतकाल के अंदर जो उनका सेल्फ रिलायंस भारतवर्ष को बनाने का और एक विकसित भारत बनाने का सपना हम सभी का साथ साथ डेफिनेटली पूरा होगा। भारतवर्ष, मेरा मानना है, जो मैंने अपनी कैलकुलेशन पहले भी अपने काफ़ी पॉडकास्ट में दी है, अपनी बुक्स में भी लिखा है, कि भारतवर्ष निसंदेह मिनिमम $38 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो 2047 तक बन जाएगा। निसंदेह नंबर 1 इकोनॉमी 2075 तक बन जाएगा। और ये हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का कमाल है। उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने दिमाग को जो है ना अब अपॉर्चुनिटीज की तरफ लगाइए, अपनी एस्पिरेशंस को बढ़ाते हुए अपने को स्किल करिए। द बेस्ट स्किलिंग इन द वर्ल्ड इज नीडेड। तभी हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट नेशन बन सकते हैं, एक क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, और उसमें हमें अब बिल्कुल बनना पड़ेगा। तो स्किलिंग को हमें टॉप क्लास करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, और आपको और भी कंटेंट्स यदि मेरी वीडियो के पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जिस तरीके से हम आपको रिसर्च करके इन सभी चीज़ों को एक पॉडकास्ट में देते हैं, तो उसमें हमारे भी मनोबल को बढ़ाने के लिए यदि आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।